स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से, बात बेखौफ बदमाशों की। बदमाशों ने प्रदेश में 3 जगहों पर फायरिंग की, वारदात को अंजाम दिया। पहली तस्वीर श्रीगंगानगर की है, जहां नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की। दूसरी तस्वीर अलवर की, जहां व्यापारी को बदमाशों ने गोली मार दी। तीसरी तस्वीर धौलपुर की है, जहां भांजे ने अपने ही मामा को गोली मार दी। खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले श्रीगंगानगर की। यहां बेखौफ बदमाशों ने एक घर में घुसकर फायरिंग की। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर इन नकाबपोश बदमाशों को, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये वारदात सदर थाना क्षेत्र के 4 ML नाथावाली में अंजाम दी गई, जहां दिलबाग सोनी के घर में नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई। देखिए, पूरा चेहरा ढक रखा था, मानो इन्हें अंदाजा है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे, इनके चेहरे कैद हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक से। अशोक, जितना हम इन तस्वीरों को देख रहे हैं, हमें ये लग रहा है इतने इत्मीनान से इन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जैसे उन्हें ये पता था कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल, जिस तरह से दिन दहाड़े बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग जैसी घटना को अंजाम दिया है और इनके मंसूबे बिल्कुल बड़े कॉन्फिडेंसली ये उस घर तक पहुंचे हैं और इनको ये तक पता था कि हमें फायरिंग किस लिहाज से करनी है। सीसीटीवी फुटेज में हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि किस तरह से उस घर के गार्ड को भी इन्होंने डराया, धमकाया और जैसे ही गार्ड को उन्होंने अपने गन पॉइंट पे लिया, उसके बाद उन्होंने गेट पर 3 फायर किए और 3 फायर करने के बाद में जैसे ही घर वाले लोगों को पता चला कि बाहर कुछ फायरिंग हुई है, जैसे ही वो बाहर आए तब तक ये बाइक पे आराम से सवार हुए और यू टर्न मारकर वापस फरार हो गए। हालांकि सूचना के बाद में ये लोग पुलिस वगैरह वहां पे मौके पे पहुंच गई है, सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं और जो उस घर का गार्ड था, उस गार्ड के आधार पर उस बदमाशों के हुलिये के बारे में जान पहचान की जा रही है ताकि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लेकिन स्वप्निल जी, ये तो तय है कि जिस तरह से ये बड़े बेखौफ तरीके से घूम रहे हैं और धड़ाधड़ फायरिंग जैसी घटनाएं श्रीगंगानगर जिले में सामने आ रही है, वो यहाँ के व्यवसायियों को, यहाँ के लोगों को डरा जरूर रहे हैं। जी, पुलिस के हाथ कोई भी सुराग लग पाया है? देखिए, चूंकि अब लगभग 4 से 5 घंटे का वक्त बीत चुका है इस घटना को हुए, तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हालांकि अभी पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन उनकी सरगर्मी से तलाश जारी है। साथ ही साथ जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स थे श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के, वहां पर भी नाकेबंदी कर दी गई है। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, चूंकि ये श्रीगंगानगर के एक बड़े ही प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, स्वर्ण व्यवसायी हैं, ज्वेलर्स हैं और पुलिस इस मामले को देखकर जांच में जुटी हुई है। कहीं ये कोई रैंसम का मामला तो नहीं है या फिर किसी आपसी लेन देन का मामला तो नहीं है। इस तरह से अभी पूरे के पूरे मामले को पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अलवर में बदमाशों ने दिन दहाड़े बजाज शोरूम के मालिक पर फायरिंग की और फरार हो गए। घटना शाहजहांपुर इलाके की है। फायरिंग के दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। शोरूम मालिक अरविंद को पेट में गोली लगी, दूसरे व्यक्ति के पैर में गोली लगी। दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है। बता दें, सीसीटीवी कैमरे में 2 बाइक पर सवार कुछ संदिग्ध भागते नजर आए हैं। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और जांच में जुट गई। धौलपुर में भांजे ने मामा को गोली मार दी। फायरिंग में मामा घायल हुआ है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। उनकी हालत गंभीर है, उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। बाडी डांग बसई थाना इलाके के कुदन्ना गांव में यह घटना सामने आई है। और देखिए, माउंट आबू से बड़ी खबर है। पिछले 7 दिनों से माउंट आबू के जंगलों में आग लगी हुई है। आग बुझाने की कोशिशों में वन विभाग की टीम जुटी हुई है, लेकिन 7 दिनों में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई है ये टीम। कई अन्य निजी संस्था के कर्मचारी भी आग बुझाने की अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। 35 से 40 लोगों की टीम है जो आग बुझाने की कोशिश कर रही है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। गौमुख की ओर ये आग बढ़ती जा रही है।
घना जंगल और तेज हवा होने के कारण आग फैल रही है, अपना दायरा बढ़ा रही है। सबसे पहले ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए जिस तरह से धुआं उठ रहा है, ये कोहरा नहीं है, ये धुआं है। जंगल में आग लगी हुई है और आग अपना दायरा बढ़ा रही है, अपनी तबाही के दायरे को फैला रही है। आग बढ़ती जा रही है। 7 दिनों से कोशिशें चल रही हैं इस आग पर काबू पाने की, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो पाई है। ये आग धीरे धीरे गोमुख की ओर बढ़ती जा रही है। चूंकि घना जंगल है और हवा तेज है, इस कारण आग फैलती जा रही है। दावानल सी स्थिति है माउंट आबू में। और इस वक्त राजस्थान महिला आयोग मीडिया से मुखातिब है। देखिए रेहाना रियाज, आपकी टीवी स्क्रीन। आश्वासन दिया कि न्याय मिलेगा और जल्दी मिलेगा। डीजीपी साहब से भी बात कर ली थी और दौसा एसपी से भी बात करी। सभी लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और डीजीपी साहब के लिए मैं कहना चाहूँगी, जो जो हम लोग जानकारियाँ चाह रहे थे तुरंत प्रभाव से वो दे रहे थे और गिरफ्तारियाँ हुई है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि फटाफट हम लोग इसकी कार्रवाई ख़त्म करके 1 महीने के अंदर सज़ा दिलाने की जो कोशिश है वो होएगी, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उसमें जल्दी से जल्दी सज़ा होता है कि टाइम लिमिट में, तो जल्दी उनको सज़ा मिले जो अपराधी है और उनके परिवार वालों को, जो विक्टिम है उनके परिवार को राहत मिले। उनको ये लगे कि हमारे साथ हुआ बहुत बुरा पर न्याय भी हमें टाइम से मिला है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी उनको जल्दी राहत मिले, उनके साथ में न्याय हो और सरकार की तरफ से जो उनको मदद मिल सकती है वो सारी मदद उनको मिलेगा। कल आपके नेशनल ह्यूमन कमीशन चेयरपर्सन आई थी रेखा शर्मा, उन्होंने पुलिस पर ब्लेम किया कि पुलिस उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रही थी, यहाँ तक कि एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी। रात को जिस तरह से विक्टिम को वो जलाया गया था उसे भी उन्होंने गलत बताया। क्या ये सब पॉइंट है? क्योंकि उन्होंने कहा कि हफ्ते भर के भीतर वो इन्हीं पॉइंट को लेकर अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे। रात को जलाने की ऐसा है कि वो मैंने मालूम किया है, जो मुजरिम है उन्होंने उनके साथ में बलात्कार करके हत्या करके कुएं में जो डेड बॉडी डाल दिया। तो आप साइंटिफिकली इस चीज को जानते हैं कि इतनी गर्मी है, बॉडी डिकम्पोज होने लग गई थी। बॉडी जो डिकम्पोज होता है तो उसका स्वरूप ही बदल जाता है। वो बॉडी निकाला है उनकी पुलिस ने। और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुख करेंगे अगली खबर का। बूंदी में पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। गैंगरेप और हत्या के 2 दोषियों को सजाए मौत कोर्ट ने सुनाई है। 4 महीने पुराने इस मामले में फांसी की सजा के साथ साथ 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोनों ने 23 दिसंबर 2021 को जंगल में बकरियां चराने गई 15 साल की नाबालिग से पहले रेप किया, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना की खबर के बाद पुलिस ने रात भर जंगल में तलाशी अभियान चलाया और 12 घंटों के अंदर दोनों को गिरफ्तार किया। मामले में एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया था। कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान पेश किए गए 22 गवाह और 79 दस्तावेजों के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट बालकृष्ण मिश्र ने छोटूलाल भील, सुल्तान भील इन दोनों दोषियों को गैंगरेप और हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। जब तक ये मामला खुल नहीं गया तब तक किसी ने पानी तक नहीं पिया। भरी सर्दी की रात, ओस का पड़ना, घना जंगल, जहाँ कोई लाइट व्यवस्था नहीं, कोई नेटवर्क व्यवस्था नहीं, ऐसी स्थितियों में उन अपराधियों को ढूंढना बड़ा काम था। ईश्वर की दया और पुलिस की मेहनत और एसपी साहब का नेतृत्व, उसकी वजह से हम इस केस को खोलने में सफल रहे, मुलजिमों को पकड़ने में सफल रहे। अलवर से बड़ी खबर है। 7 साल की मासूम को इंसाफ मिला है। दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और यह साफ तौर पर सजा में कहा गया है कि जब तक दोषी की मृत्यु नहीं हो जाती वो जेल में ही रहेगा।
अलवर की पॉक्सो कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 11 दिन में ट्रायल के दौरान न केवल आरोपी को दोषी पाया गया, सजा पर बहस हुई, सजा भी सुना दी गई। पुलिस ने 12 घंटे में आरोपी को पकड़ लिया था और 72 घंटे में चालान पेश किया था। 2 अप्रैल को खुशखेड़ा इलाके में ये वारदात को अंजाम दिया गया था। अलवर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजेंद्र से। राजेंद्र, पूरी खबर। जी, अलवर जिले के खुशखेड़ा इलाके की घटना है, जहां भिवाड़ी जो औद्योगिक एरिया है वहां पर एक मासूम बच्चे अपने परिवार, उसके परिजन हैं जो वहां काम करते थे, उस बच्चे के साथ एक आरोपी के द्वारा दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया था। और इस के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 12 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया और 72 घंटे के अंतर कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। भिवाड़ी के महिला थाना पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई की थी। उसके बाद कोर्ट ने भी इस पर डे बाय डे और सुनवाई करते हुए मात्र 11 कार्य दिवस में फैसला सुनाया है, जिसमें आरोपी को टिल टू डेथ, मतलब आजीवन कारावास, जब तक जीवित है तब तक जेल में सजा काटेगा, इस तरीके से कोर्ट ने सजा सुनाई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस पूरे मामले के बाद जो इस तरीके की घटनाएं हैं, इस तरीके के दरिंदों को पूर्व में भी अलवर में जो आरोपी हैं उनको सजा सुनाई गई है। एक आरोपी को उम्र कैद के अलावा पिछले दिनों सजा सुनाई थी और लेकिन जिस तरह की घटनाएं हैं लगातार सामने आती जा रही हैं। पोक्सो कोर्ट की अधिक खुलने के कारण अब जो रेप के मामले हैं, नाबालिग, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। कोटा में पानी की टंकी में मिले 1.5 साल के बच्चे की मौत की गुत्थी सुलझने वाली है। बताया जा रहा है आज बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है। गुरुवार को ही बच्चे की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था। लाडपुरा इलाके में 1.5 साल के मासूम अबीर का शव छत पर रखी पानी की टंकी में मिला। टंकी का ढक्कन ऊपर से लगा हुआ था। पहले तो परिजनों ने उसे दफना दिया, लेकिन बाद में हत्या का शक होने के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बुधवार को बच्चे का शव कब्रिस्तान से निकाला गया, जिसकी अब रिपोर्ट आने वाली है। अबीर के परिजनों का कहना है अबीर का खुद टंकी में पहुंचना असंभव है, उन्हें शक है उसकी हत्या हुई है। लीटर की टंकी के अंदर मेरे बच्चे को डिबोकर ढक्कन लगा के मार दिया गया। मुलजिम को सजा दी जाए, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। बाकी कहीं नहीं मिला। उसके बाद उसको छत पर जाके देखा, छत की टंकियों में देखा गया। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस से मुखातिब हैं। सीधे जब एक और अप्रैल माह के अंदर अधिकांश शहरों का तापमान 44 से 46 डिग्री को छू रहा है, वहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण शहरी क्षेत्र में 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक घोषित अघोषित और ग्रामीण क्षेत्र में 7 से 10 घंटे तक की अघोषित विद्युत कटौती है। क्योंकि सारी पेयजल योजना क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं हैं, पीने के पानी की किल्लत हो रही है। गांव में आटा चक्की नहीं चल रही है। और ऐसे बीच में मुख्यमंत्री जी इस गंभीर जन संकट का संज्ञान लेते, उसके बजाय उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का दिशाहीन नेतृत्व कोयला उपलब्ध कराने के लिए केंद्र से बात करें। आज पूरे राजस्थान में सभी जीएसएस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर विरोध प्रकट किया है। उस पर उन्होंने कहा कि हम बिजली घरों पर प्रदर्शन करके बिजली कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। अगर उनके पास इस प्रकार की शिकायत है तो उनको निश्चित तौर पर कहनी चाहिए। पर यह पहलू दूसरा है जिसके बारे में मैं कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। उससे पहले मैं
याद दिलाना चाहूँगा, राजस्थान में गहलोत साहब अपना चौथा बजट जब रख रहे थे तो उन्होंने उपभोक्ता को विद्युत उपलब्धता में कई प्रकार की छूट की घोषणाएं की थी। 50 यूनिट तक बिजली का बिल माफ करने की बात कही और उसके बाद फिक्स चार्ज सिर्फ मात्र लेने की बात कही। 100 यूनिट तक, 150 यूनिट तक 3 रुपए की सब्सिडी और 150 से 300 में 2 रुपए की सब्सिडी। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में विद्युत वितरण कंपनियां लगातार घाटे की ओर चल रही है। 90,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा है और मुख्यमंत्री जी ने इस बार जो अनुसंधान करके जो फार्मूला इजाद किया है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, बिजली को इस सिरे से गायब कर दिया। इसलिए किसी प्रकार जब उपभोक्ता के पास बिजली जाएगी नहीं तो उसको बिजली उसने कितना ही कंजम्पशन करो उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं। राजस्थान में एक बार नहीं, राजस्थान की विधानसभा में कई बार सरकार ने गाल बजाए कि वो 23,309 मेगावाट के साथ विद्युत उपलब्धता के साथ राजस्थान सरप्लस स्टेट विद्युत की दृष्टि से हो गया है। राजस्थान में वो दिन चले गए जब किसानों को रात में कृषि के लिए बिजली मिला करती थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा हमने 16 जिलों के में दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया और आगामी वर्ष तक 100% राजस्थान में दिन में बिजली देंगे। आज राजस्थान का किसान गांव में रहता है, इस तपत में, इस लू में उसे दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं, तार से करंट बिल्कुल गायब है। अब 23,309 मेगावाट की बिजली की घोषणा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में पैरा 160 के अंदर इस बार सरकार ने की और कहा हम सरप्लस हो गए और इसमें से 8,597 मेगावाट विद्युत हमारे तापीय विद्युत घरों में पैदा होती है, जिसके अंदर औसतन 1 यूनिट पर खर्चा 3 रुपए 40 पैसा आता है। आज पीक आवर्स में अगर हम देखें सरकार के दस्तावेजों से 3 महीने का अगर हम औसत निकालें तो अधिकतम मांग विद्युत की आवश्यकता 13,600 मेगावाट है। मेरा एक्सप्रेशन यह है कि हमारे पर कोयले की बात को लेकर तीर साधने वाले मुख्यमंत्री जी, आप बताओ कि आप तो विद्युत की दृष्टि से सरप्लस हो, 23,309 मेगावाट विद्युत पैदा कर रहे हो, तो 13,600 मेगावाट की विद्युत की आवश्यकता होने पर ही आपका सिस्टम हाँपने क्यों लगा? अगर मैं मान लूं एक्सिलरी कंजम्पशन और टीएनडी लॉस को 20% मान लूं तो भी राजस्थान में 18,647 मेगावाट विद्युत सरकार के खुद के दस्तावेजों के अनुसार, सदन में रखे बजट भाषण के अनुसार, राज्यपाल के अभिभाषण के अनुसार उपलब्ध है। तो फिर 13,500 के अंदर इतनी विद्युत की आवश्यकता होने पर यह क्यों हुआ? इसके पीछे सिर्फ एक कारण है। राजस्थान की सरकार ने, जो मैंने कहा था 8,597 मेगावाट के जो हमारे विद्युत संयंत्र है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए राजस्थान की जनता के खर्च हुए हैं, जानबूझकर इसी मार्च और इसी अप्रैल महीने के अंदर अलग अलग समय से 6 से लेकर 10 हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्टों को तकनीकी कारणों से और मेंटेनेंस के कारणों से बंद किया है। सरकार के नुमाइंदों को यह मालूम था कि हमारा कंजम्पशन बढ़ता है, विद्युत जब तापमान बढ़ता है, इन दिनों में रख रखाव के नाम से और तकनीकी कारणों से। मेरा सवाल यह है कि आपने किस कारण से 1970 मेगावाट से लेकर 4,000 मेगावाट तक के विद्युत संयंत्रों को अलग अलग समय पर बंद किया? और इसके पीछे एक ही कारण है कि सरकार अपने उसी कृत्य को करना चाहती है जो पिछले 2 वर्षों में इन्होंने किया। इनका एक ही काम है कि विद्युत की अनुपलब्धता बताकर महंगे दामों पर राज्य के बाहर निजी विद्युत उत्पादनकर्ताओं से
बिजली खरीदें। अभी मैं एक कागज आपके हाथ में दूंगा, उसमें खुद के इनके आंकड़े हैं, विद्युत उत्पादन निगम के आंकड़े हैं कि 2019-20 में इन्होंने राज्य से बाहर निजी विद्युत कंपनियों से 12,470 करोड़ रुपए की महंगी बिजली खरीदी। 2020-21 में 13,793 करोड़ की महंगी बिजली खरीदी और ये बिजली 5 रुपये 70 पैसे से लेकर 17 रुपये तक खरीदी और ये सारा भार अंतोगत्वा राज्य के 1,52,00,000 उपभोक्ताओं पर आएगा। आप सब जानते हैं कि हम राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा सनी डेज हैं। हमारे यहाँ सोलर ऊर्जा उत्पादन और विंड ऊर्जा उत्पादन में हमारे जो भौगोलिक परिस्थितियाँ बनी उसके अंदर हम राजस्थान में सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। आज राजस्थान में राज्य सरकार ने 10,000 मेगावाट से ज़्यादा के MOU सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जनरेशन करने वाली कंपनियों से कर रखे हैं और इनमें से 7,700 मेगावाट का उत्पादन भी प्रारंभ हो गया। पर सरकार की नीति एक ही है कि इस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि अगर विंड और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर महंगी बिजली खरीदकर संस्थागत भ्रष्टाचार को किस प्रकार वो आगे बढ़ाएंगे। 640 मेगावाट सोलर एनर्जी जो 2 रुपये 24 पैसे में अनुबंध किया था, इतनी सस्ती बिजली का भी जब समय समाप्त हुआ तो उसके एक्सटेंशन के बजाय उनका अनुबंध रद्द किया और मामला आज अदालतों में है। यानी सस्ती बिजली जिस भी क्षेत्र से मिलेगी सरकार उसे हतोत्साहित कर रही है। आज आपने देखा होगा राजस्थान में रूफ टॉप पर अपने घरों पर सोलर एनर्जी का सिस्टम लगाने के एक वातावरण बना हुआ है, पर इसको भी हतोत्साहित करने में सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। चलिए बढ़ते आगे। बाड़मेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 35,000 की घूस लेते पीसीपीएनडीटी समन्वयक को गिरफ्तार किया गया। सीएमएचओ के लिए यह घूस ले रहा था। एसीबी सीएमएचओ ऑफिस में एसीबी ने कार्रवाई की है। एसीबी एएसपी सुंडा के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। पीसीपीएनडीटी के समन्वयक को 35,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। समन्वयक ने पकड़े जाते ही यह कह दिया कि भाई ये पैसे तो ये रिश्वत तो मैंने सीएमएचओ के लिए ली है। गर्मी के चलते प्रदेश भर में कई जगह पर आग लगने की खबरें लगातार सामने आ रही है। इसी कड़ी में लेक सिटी उदयपुर के गुलाब बाग उद्यान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मची। उद्यान में कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि सूखे पत्तों में आग लग जाने से धीरे धीरे लपटों ने रफ्तार पकड़ी और आग ने उद्यान में लगे कई पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर नगर निगम की 2 दमकलें मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उदयपुर के एकलिंगगढ़ छावनी के पास स्थित पहाड़ियों पर लगी आग को बुझाने के लिए आज इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन चलाया गया। यहां पिछले 2 दिनों से भीषण गर्मी के चलते पहाड़ियों पर आग धधक रही थी। आर्मी एरिया नजदीक होने की वजह से वहां तक आग पहुंचने की आशंका थी। इसी वजह से आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा। दौसा में गैंगरेप और हत्या मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के दौरे और उनके बयानों पर राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने पलटवार किया है। अर्चना शर्मा ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर आसीन पदाधिकारियों को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा बीजेपी शासित राज्यों में होने वाले अपराधों के बाद मौके पर क्यों नहीं जाती हैं।
रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी भी महिला के साथ कोई ऐसी दुखांतिका होती है तो पूरे समाज पर एक कलंक होता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जिस प्रकार से घटना घटी और इसके बाद पुलिस के संज्ञान में आया और प्रशासन तत्पर हुआ और उन लोगों को जो कि अपराधी थे उन्हें पकड़ा गया, तो मैं समझती हूँ कि राजस्थान सरकार की उस प्रतिबद्धता का परिचायक है जिससे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है। थानागाजी घटना के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्ट्रिक्ट आदेश दिया था और उसके अक्षरशः पालन दौसा पुलिस ने किया है और उन अपराधियों को पकड़ा गया है। एसीबी और आरएएस अधिकारियों के बीच हुई नोकझोंक को लेकर बीजेपी ने सरकार पर तंज कसे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, यह गहलोत सरकार की बैड गवर्नेंस का नतीजा है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा और एसीबी के अधिकारी आपस में गुत्थम-गुत्था हैं। सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण खत्म हो चुका है। आपस में विभागों के बीच गहरी होती खाई प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है। राजस्थान में पहली बार राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग और एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। मुख्य सचिव को मध्यस्थता करनी पड़ी। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। सरकार का अंतर्विरोध, अब यह संक्रमण की बीमारी प्रशासन को चलाने वाले अधिकारियों तक पहुंच रही है। गुजरात से शुरू की गई कांग्रेस की आजादी की गौरव यात्रा 9 मई को जयपुर जिले में प्रवेश करेगी। जगह जगह इसका भव्य स्वागत होगा। कई कार्यक्रम होंगे। धर्मेंद्र राठौड़ और पवन गोदारा को यात्रा के लिए प्रभारी बनाया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई। यात्रा के तहत 21 मई को कोटपुतली में बड़ी सभा होगी जिसे राहुल गांधी संबोधित कर सकते हैं। सीएम गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ डोटासरा समेत कई बड़े नेता भी संबोधित करेंगे। इससे पहले 9 मई को दूदू में सभा होगी जिसे सीएम गहलोत संबोधित करेंगे। बेहतर तरीके से उस यात्रा का स्वागत जो लोग बाग कर रहे हैं उनके साथ हम लोग कैसे और सहभागिता करें, इस दिशा में एक चर्चा हुई है। और दूदू के अंदर हम एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं और फिर 21 तारीख को हम लोग राहुल जी से आग्रह करेंगे कि राहुल जी आएँ और उस दिन हम लोग कोटपुतली में एक बड़ी सभा करें। गौरव यात्रा का जो हमारा उद्देश्य है पार्टी का कि गांव-गांव तक मैसेज पहुंचे, लोगों के अंदर भावना आए। जो मोदी सरकार की जो कुरीतियां चल रही हैं, भाई से भाई को लड़ाने की और जो चल रहा है, वो बात भी पहुंचे। जयपुर शहर में ये महात्मा गांधी जी की जो स्टेचू है वहाँ से लेके और नेहरू जी की स्टेचू तक एक पूरा यात्रा का वो रहेगा, जिसको कह सकते हैं कि रोड शो, तो जिसमें 1000 से ज़्यादा कांग्रेस सेवा दल के वर्दीधारी लोग रहेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।